हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, तो क्लास 10th में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं इस वर्ष, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि हमने आपके लिए साइंस के फिजिक्स विषय का ऑल चैप्टर का जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं हम। पिछली वीडियो में हमने 50 ऑब्जेक्टिव करवाया था और जैसा कि हमने बतलाया था कि उसका अलग पार्ट भी आने वाला है। तो आज हमारा यह पार्ट 2 है। आज भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का। तो यह इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि आपका 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में केवल 100 ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। उन 100 ऑब्जेक्टिव में से कम आपका 10 से 20 ऑब्जेक्टिव, आपके 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आराम से आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि यह कोई भी जो प्रश्न हम आपको बतलाएंगे, आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा तो उसमें वह प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इसको आप लोग MVVI प्रश्न भी कह सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोग का, इसलिए लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से हम और भी वीडियोज़ लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो कि आपके साथ क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोग का साइंस के फिजिक्स में हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। 50 के बाद अब हम लोग को आज से 51वां प्रश्न देखना है। हम आपको पहले ही अनुरोध करते हैं कि यदि आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना बढ़िया से हम आपको समझाएंगे कि आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका आज का प्रश्न है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब किस तरह से आप लोग को अमीटर को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस अमीटर के बारे में। अमीटर क्या होता है? तो देखिए आपका कोई भी विद्युत का परिपथ होता है, परिपथ कहने से तात्पर्य वैसा मार्ग जिस पे विद्युत धारा चलता है, विद्युत प्रभावित होता है, उसको परिपथ कहते हैं। ठीक जैसे में परिपथ आप लोग का हो गया, आपके घरों का जो तार हो गया, वायर जिसको कहते हैं, वह हो गया आप लोग का परिपथ। तो आमीटर का काम यही होता है कि आपका जो विद्युत परिपथ है उसमें कितना धारा बह रहा है, किस स्पीड से धारा बह रहा है, उसका माप करना रहता है इसका अमीटर का काम। अमीटर को पूछा जाए कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम। तो क्रम के बारे में हम बता दें आपको कि यदि आपका जो प्रतिरोध होता है वह 2 क्रमों में जोड़ा जाता है। एक ठे आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक ठे आप लोग का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि आर बराबर होता है आप लोग का R1 + R2 इस प्रकार से। और आप लोग का समांतर क्रम के बारे में बात करें तो इसका होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। यह सब आप जब चैप्टर पढ़िएगा बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा। तो अमीटर के बारे में बात करें तो यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा का रहा है। यहाँ पे तो धारा के बारे में पूछा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे किस क्रम में जोड़ा जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह श्रेणी क्रम आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो कहने से तात्पर्य है कि आप लोग का डीसी जनित्र मतलब जनरेटर, आप लोग का डीसी जो जनरेटर है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह आप लोग से पूछा जा रहा है। तो आपका जो जनित्र होता है, आपका जो जनरेटर होता है, उस जनरेटर में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उसमें एक ठे स्टील टाइप का निकला रहता है, उसमें लगा करके हम इसको कस कस के घुमाते हैं, तब इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, और यह जो यांत्रिक ऊर्जा है, इसी यांत्रिक ऊर्जा से आप लोग को विद्युत मिलता है। समानता आप अपने घरों में भी देखिएगा, वरना शादी विवाह में देखिएगा तो जनरेटर इस इंसान क्यों रखता है? जनरेटर का काम ही है कि उसको कस के हम लोग घुमाएंगे इसके हैंडल को, तो वह हम लोग को विद्युत देगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि लंबाई दुगनी कर रहा है तो इसका प्रतिरोध 4 गुनी हो जाएगा। यदि लंबाई 3 गुनी करता है तो इसका प्रतिरोध 9 गुनी हो जाता, मतलब कि स्क्वायर आप लोग को डायरेक्ट कर देना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गुना।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि यदि किसी बिंब का आवर्धन प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि यदि ऋणात्मक का बात आ रहा है, कहीं भी निगेटिव का बात हो रहा है, तो वह आपका हो जाएगा वास्तविक, ठीक। और पॉजिटिव का बात होगा तो यह हो जाएगा आप लोग का काल्पनिक। इसको ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि देखिए आप लोग कुछ भी चीज़ का कल्पना जो करते हैं, आप सही कल्पना करते हैं, मतलब जो आपको सही लगता है उसी चीज़ का आप लोग कल्पना करते हैं, यानी वह पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस चीज़ का आप कल्पना नहीं करते हैं, जो हकीकत में होता है, वह आपके जीवन में नेगेटिव होता है, हमेशा गलत होता है। दुनिया का हर व्यक्ति यही सोचता है कि यह हमारे साथ ही क्यों गलत हुआ। तो गलत होगा वह वास्तविक होगा, जो सही होगा वह काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग का कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक यानी कि माइनस है, तो माइनस आप लोग का रियल में होता है, जीवन में रियल में माइनस होता है, तो यानी कि हो जाएगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो रहता है, यह आपको हमेशा याद रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, यह आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज भी कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आप लोग को प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस रंग का प्रतीत होता है। तो देखिए यह तो सबको को मालूम है कि हमारा जो अंतरिक्ष यात्री होता है उनको आकाश का रंग काला दिखेगा। अब ये क्यों दिखेगा यह समझिए। देखिए हमारे आसपास कोई भी रंग दिखता है, हमें धरती पे हम लोग उपस्थित हैं तो आसमान का रंग हम लोग को कौन सा कलर का दिखता है, तो स्काई कलर का दिखता है, यानी आसमानी रंग का दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है भाई, नीला कलर का ही क्यों दिखता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को नीला रंग दिखता है। अब चूंकि चंद्रमा पे कोई प्रकाश है ही नहीं, है तो वहाँ प्रकीर्णन होगा ही नहीं, यानी कि वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को हमारा आकाश काला दिखेगा। ढंग से आपको एक बार समझाते हैं। देखिए हम लोग को कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ हमारे आँख के सामने कोई भी रंग दिखता है तो वह दिखता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का है भाई, तो देखिए प्रकीर्णन कोई भी वस्तु पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक, कोई भी वस्तु पड़ेगा तो वह वस्तु उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा, बाकी सभी चीज भाग को इन्होंने बिखेर देता है, ठीक। प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हम धरती पे हैं तो हमें आकाश नीला रंग का दिखता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेकिन अंतरिक्ष की मैं बात करें तो अंतरिक्ष में तो कोई प्रकाश है ही नहीं, तो वहाँ पे प्रकीर्णन जैसी घटना होगी नहीं, और जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो हर चीज़ वहाँ पे काला ही दिखेगा आप लोग का, और कोई रंग का नहीं दिखेगा। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, इसमें से सबसे कम प्रकाश का चाल किसमें होता है। तो प्रकाश के चाल के बारे में बात करें तो प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, ये आपको मालूम होगा। सबसे ज़्यादा बात करें तो निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है भाई, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। इससे थोड़ा सा कम होता है आपका वायु में, ठीक। वायु के बाद जब थोड़ा सा और कम आएंगे तब हो जाएगा आप लोग का जल, और उससे भी थोड़ा सा कम आएंगे तब आपका हो जाएगा कांच, ठीक। मुख्यतः कांच ही तक आप लोग से पूछा जाता है। तो सबसे अधिक पूछता तो आप लोग निर्वात मारते हैं, लेकिन सबसे कम पूछ रहा था आप लोग को कांच मारना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 57वां नंबर आप लोग का प्रश्न है कि सप्तकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो इसका ऑप्शन ऊपर दिया होगा, हम लोग ऊपर देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है आप लोग का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। यह प्रश्न भी एक तरह से परिभाषा के रूप में आप इसको देख सकते हैं। विद्युत धारा का परिभाषा कोई पूछेगा आपसे तो आपको यही बताना होगा कि किसी भी विद्युत में, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही, विद्युत धारा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि तांबे के तार के आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है, और इस प्रश्न में आप समझ लीजिएगा फिर कुछ दिन बाद भुला दीजिएगा, ऐसा प्रश्न है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना होगा,
साइंस में एक आध दो प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, तो इस प्रश्न को भी आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। जब देखिएगा कि यहाँ पे कि दिशा परिवर्तन के बाद परिवहन कर रहा है, यह सब लाइन देखिएगा जैसे ही, तैसे ही आप लोग को आधा मार देना है। वैसे हम आपको थोड़ा मोड़ा बतला दे रहे हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो याद कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग का जो डायनेमो होता है, मतलब जो जनित्र होता है डीसी जनित्र, उसमें जो बीच में कुंडली होता है आप लोग का, बीच में जो जिसको घुमाया जाता है पकड़ के, उसको आधा घूमता है या आधा टिप में, फिर उसके बाद फिर वापस आ जाता है, फिर आधा घूमता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आधा घूमता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आधा घूमता है। ऐसा क्यों करता है यह? ताकि विद्युत से उसका संपर्क ना टूटे, वह विद्युत से संपर्क अपना बनाए रखे और हम लोग को बिजली देता रहे। यही होता है इसका कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आधा आप लोग को याद रखना है 59वां प्रश्न का। 60वां नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसके वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यह एक फॉर्मूला पे प्रश्न बनने वाला है। आप लोग को मालूम होगा फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी का मतलब ही होता है आप लोग का F, ठीक। और वक्रता त्रिज्या मतलब होता है R। तो R आप लोग का दिया 32, यानी कि 32/2, यह कट जाएगा 16 बार में। अब चूंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, चाहे यहाँ उत्तल दर्पण बोलता चाहे यहाँ उत्तल लेंस बोलता, दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव का ही चिन्ह रहता है। तो उत्तल में हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अवतल में हमेशा निगेटिव रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो हमारा 16 आंसर आया है और ये जो 16 आंसर आएगा ये आप लोग का पॉजिटिव में आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। मतलब कि कोई भी वयस्क आदमी है, वयस्क मतलब जवान आदमी है, उसको अच्छा से दिखने के लिए कोई भी वस्तु उसके आँख से, उसके नेत्र से कितना दूरी पर हम लोग रखेंगे कि उसको सबसे अच्छा से उसको वस्तु दिख पाए। तो यह जो दूरी होता है ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर। आप अपने आँख के 25 सेंटीमीटर तक के पास तक कोई भी वस्तु को रखिएगा तभी आपको बढ़िया से दिखेगा। उससे पास जहाँ लाइएगा आप तो आपको थोड़ा मोड़ा धुंधला दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है यहाँ पे 62वां नंबर प्रश्न की एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है, इसका 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, तो धारा में लग रही उसकी मान बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ओम के नियम के बारे में। इसका सत्यापन करने के लिए ओम का नियम क्या कहता है आप लोग का, V बराबर IR, यही ओम का नियम कहता है। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है I का मान। I का मान ज्ञात करने के लिए इस R को हम इधर भेज देंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर V/R, ठीक है। तो यहाँ पे V का मान दिया आप लोग का 220, तो 220 लिख देंगे, बटे में R का मान दिया 55, तो 55 से 220 कट जाएगा आप लोग का 4 बार में, तो आपका I का मान आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न पूछता है आप लोग का, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। यदि आपसे पूछता है अस्थायी चुंबक के बारे में तब जाके आप लोग मारती है इस्पात का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग का विद्युत चुंबक के बारे में, तो विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। नरम लोहा मतलब मुलायम लोहा का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग का कि 64 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के बारे में हम कल ही बतलाए थे कि समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आप लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। समतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी आप लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के द्वि फोकस संशोधित लेंस में किया जाता है। तो देखिए आप लोग को बतला दें, यदि निकट दृष्टि दोष के लिए कहता, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल का। यदि निकट के दृष्टि में दोष होता तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल का, ठीक। और बात करते हैं दूर का, तो दूर में आप लोग का उपयोग होता उत्तल लेंस का, ठीक। लेकिन आप लोग का जरा दृष्टि दोष में आप लोग को मालूम होगा कि जरा दृष्टि दोष में आप लोग को निकट में भी दोष होता है, दूर में भी दोष होता है, यानी कि यहाँ पे अवतल लेंस का भी चश्मा लगेगा और उत्तल लेंस का भी चश्मा लगेगा, ठीक।
तो इस यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का भी चश्मा लगता है और उत्तल लेंस का भी चश्मा लगता है। तो आपको बतला दें कि जरा दृष्टि दोष में आप लोग को निकट दृष्टि में भी दिक्कत होता है और दूर का भी चीज़ भी देखने में दिक्कत होता है, इसलिए जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। और बता दें आपका कि मोतियाबिंद का भी पूछता है कि मोतियाबिंद का ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होगा। तो मोतियाबिंद को लेंस से नहीं ठीक कर सकते हम लोग, इसके लिए ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन के माध्यम से ही यह ठीक हो पाता है आप लोग का मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है? तो मोतियाबिंद एक प्रकार का रोग है जिसमें आप लोग का आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया, उस पर एक उजला कलर का छालिए परत जम जाता है, जिसके कारण से आपको कोई भी चीज़ साफ साफ नहीं दिख पाता है। उस स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि V बराबर होता है आप लोग का J/C, यानी कि जूल बट्टे कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का जूल बट्टे कूलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी इस प्रश्न को देखे थे हम लोग कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी पूछ रहे हैं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यहाँ पे अवतल लेंस भी पूछा जाता, यदि लेंस भी होता तब पर भी इसका उत्तर ऋणात्मक ही होता। और उत्तल का लेंस पूछता या दर्पण पूछता तो उसका धनात्मक होगा उत्तल लेंस का, लेकिन अवतल का हमेशा ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि तालाब का कम गहरा दिखाना किसके कारण होता है। तो यह तो सबको मालूम है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी भी तालाब का पानी हमें कम गहरा दिखता है, या फिर कोई भी सिक्का हम लोग को उठा हुआ दिखता है अपने वास्तविक स्थिति से, या फिर कोई पेन हम लोग डालते हैं तो वह तिरछा नजर आता है। ये सब जो स्थिति है ये सब आप लोग का प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है आप लोग का 69 की स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम मतलब यह ऐसा घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है, 5 सतह वाला, यह एक लेंस टाइप का, दर्पण टाइप का होता है, लेंस टाइप का। इसमें श्वेत प्रकाश जब गुजरता है, श्वेत प्रकाश, तो उस श्वेत प्रकाश को यह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इस प्रकार से बनता है। और ये जो 7 रंग होते हैं यह कौन कौन होते हैं। तो यह होता है बैगनी, जामुनी, हरा, नारंगी, पीला और लाल। फिर कौन सा छोड़ दिए हम लोग, बेजानी, नीला। ठीक, तो यह 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश, जिसको प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और इंद्रधनुष का घटना जो होता है यह प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के द्वारा प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो अमीटर के प्रतिरोध के बारे में बात करें तो इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, क्योंकि अमीटर किसी भी परिपथ में विद्युत को जाने का काम करता है, यानी कि यह विद्युत को रोकने का काम नहीं करता है, यह विद्युत को जाने का काम करता है। और प्रतिरोध का काम होता है विद्युत को रोकना, तो इसीलिए इसका प्रतिरोध कम होगा, तभी विद्युत ज़्यादा तेजी से जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, आपके घर का सबसे सामान्य वायरिंग होता है स्विच का। स्विच हमेशा गर्म तार में ही आप लोग का लगाया जाता है, यानी मेन वायर में। अब यहाँ पे आप लोग का पूछता है क्वेश्चन कि गर्म तार का रंग क्या होता है। तो यह लाल रंग का होता है। आपसे पूछा जाएगा ठंडा तार का रंग क्या होता है। तो ठंडा तार का रंग काला हो जाता है। और भू योजित यानी कि आप लोग का अर्थिंग का रंग क्या होता है। तो इसका रंग आप लोग का हरा हो जाता है। आपको बता दें हम कि यह जो गर्म तार है और यह जो ठंडा तार है इसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी भू योजित तार यानी कि अर्थिंग का कलर चेंज नहीं होता है। यह हमेशा आप लोग का हरा ही रंग का होता है। यह सब चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, एग्जाम में यह सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे हम कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो यह तो सबसे आप लोग का बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से एक परिवर्तन का नियम होता है आप लोग का कि जो समतल सतह होता है उसमें जो आपतित किरण होते हैं तथा जो परावर्तित किरण होता है और तथा जो अभिलंब होता है, यह तीनों आप लोग का एक ही सतह पे होगा। यह होगा आप लोग का पहला अपवर्तन का नियम। ठीक, और द्वितीय अपवर्तन का नियम के अनुसार यह जो आपका आपतन कोण है और यह जो आपका परावर्तन कोण है यह आपस में कोण I बराबर होता है कोण R। यह चीज़ आप लोग का परावर्तन के नियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बढ़ते हम आगे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस प्रकीर्णन का
किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना आप लोग का दर्शाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। अब इसको भी आपको हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है। देखिए, प्रकाश आप लोग का जो मंडल होता है आप लोग को मालूम होगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर में अनेक प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बतलाते हैं। ये हो गया हम लोग का पृथ्वी हो गया, ठीक, मान के चलिए इसमें हम लोग रहते हैं इस भाग में, ठीक। अब उसके बाद इसके ऊपर एक और मंडल हो गया आप लोग का वायुमंडल हो गया, इसको मान के चलिए एक मंडल। फिर उसके बाद एक और मंडल हो गया आप लोग का, फिर एक और मंडल हो गया। मतलब इस प्रकार से अनेक सारे मंडल होते हैं और इसका तापमान सबका अलग अलग होता है। इसका तापमान अधिक हो सकता है, इसका तापमान कम हो सकता है, इसका तापमान अधिक हो सकता है। तो इस घटना के कारण यह तापमान घटता है, बढ़ता है, इसके कारण कोई भी हमारा जो तारा होता है यह आएगा तो तापमान अधिक रहता है तो यह सीधा आएगा, ठीक। तापमान जैसे ही परिवर्तन होगा यह थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर तापमान परिवर्तन होगा, फिर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर तापमान परिवर्तन होगा, फिर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। मतलब इस प्रकार से ये जो प्रकाश है यह घूमते फिरते आता है और जिस कारण से यहाँ पे भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, मान के चलिए यहाँ पे से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को यह जो प्रकाश, यह जो तारा है, यहाँ पे जो तारा स्थित है यह यहाँ भी दिखेगा तारा, यह यहाँ भी दिखेगा तारा और यह यहाँ भी दिखेगा। मतलब एक ही चीज़ आप लोग को 3 जगह दिखता है, जिसके कारण यह लगता है हम लोग को कि चमक रहा है या टिमटिमा रहा है, ठीक। तो यह होता है आप लोग का प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक। बढ़ते हम आगे प्रश्न की ओर। अगला है कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रा क्या होता है? तो आवेश का कूलाम होता है, जिसको C से संकेत किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला है कि हमारे घरों में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम कि वायु का प्रकाश चाल वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो हम लोग स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहे हैं कि वायु का प्रकाश की चाल निर्वात की प्रकाश की चाल से अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि निर्वात में आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इससे थोड़ा सा कम होगा आप लोग का वायु में। तो यहाँ पूछ रहा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा आप लोग का कम पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग का है 77वां नंबर प्रश्न कि पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? मतलब आप लोग का आँख का जो आगे वाला भाग है पुतली, उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए, हमारा जो आँख होता है इसको मान के चलिए हम आँख एक बनाते हैं। परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो बढ़िया से बन ही जाएगा। देखिए, यह हो गया आप लोग का आँख, ठीक। मान के चलिए इमेजिन करना है केवल आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। और यह हो गया रेटिना आप लोग का, यह हो गया इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें काचाप द्रव आप लोग का बड़ा होता है। तो देखिए, यह आपका बाहरी जो भाग हो गया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यह जो बाहरी भाग हो गया यह आपका हो गया कॉर्निया, यह बीच में जो हो गया यह लेंस हो गया, और यह जो लेंस है इसके इस साइड में और इस साइड में होता है आप लोग का सिलियरी पक्ष पाभी मांसपेशियाँ। ये जो पक्ष में पाभी मांसपेशियाँ होती हैं, इसी के माध्यम से ये जो पुतली होता है इसके आग नेत्र लेंस के आगे में, हम लोग का जो नेत्र लेंस है उसके आगे में पुतली होता है, उसी का साइज यह छोटा बड़ा करता है। क्यों छोटा बड़ा करता है भाई? क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो आँख है वह उसका आँख लाइट में छोटा अपने को छोटा कर लेता है और अंधेरा में अपने आप को बड़ा कर लेता है। क्योंकि अंधेरा में हम लोग को ज़्यादा आँख पे जोर लगाना पड़ता है, इसलिए ये बड़ा कर लेता है, और लाइट जहाँ रहता है वहाँ पे आँख पे जोर लगाना नहीं पड़ता है, इसलिए यह छोटा कर लेता है। तो पक्ष में पाभी पेशियों द्वारा ही ये जो साइज है इसको छोटा बड़ा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 78वें नंबर प्रश्न की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78वां नंबर प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसे ही आपको श्रेणी क्रम का बात कर दिया तो बस जो भी दिया है उसको आपस में आप लोग जोड़ दीजिए। तो 20 10 30 होता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग का बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में। तो समांतर क्रम में आप लोग को इन लोग का आधा जोड़ना पड़ता है, यानी 10 दिया है तो 1/10 और प्लस 20 दिया है तो 1/20 करना पड़ता है। फिर इसका एलसीएम आप लोग को निकालना पड़ता है, तब जाके आता है। लेकिन श्रेणी क्रम दिया है तो श्रेणी क्रम में बस आपको सिंपल दोनों को जोड़ देने, यानी 20 10 30 आप लोग का 30 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 79वें नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 79वें नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
से निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि यह हो गया हमारा भाग, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ पे चुंबक का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसको कौन निरूपित करेगा। पहला आप लोग का कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र लिखा है पर लंबवत, यानी कि कहना चाह रहा है यह कि इस प्रकार से आरोपित होगा कोई तब, तो यह तो गलत है। फिर कह रहा है आप लोग का दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र की तार लिखा है समांतर, यानी कि इस प्रकार से कह रहा है, तो यह भी गलत है, यह भी आपको बढ़िया से नहीं बतलाएगा। फिर आपको तीसरा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र लिखा है अरीय एवं ऊर्ध्व तार, मतलब कि इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो यह भी गलत होगा। उसके बाद कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र की रेखाएं, मतलब कह रहा है इस प्रकार से, तो यही आपका सही होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का पता आप लोग को इन्हीं दोनों के बीच में पता चलेगा कि अगर इस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कुछ चीज़ ले जाने पर चुंबक खींच ले रहा है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। आगे आप लोग का 79वां के बाद 80 नंबर प्रश्न प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस चीज़ का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि एक और ऑप्शन दिया जाता है तरंगदैर्घ्य, तो यह एक तरंगदैर्घ्य तरंग भी है। और पूछेगा कण के रूप में क्या है प्रकाश, तो कण के रूप में फोटॉन है। ठीक, यह चीज़ आप लोग को याद रखना होगा कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंगदैर्घ्य तरंग है, और कण के रूप में प्रकाश फोटॉन है। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे गलती हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है आप लोग का कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण के झुकाव सबसे अधिक होता है। कल ही हमने आपको इस टॉपिक पे बहुत भी बढ़िया से समझाया था कि आप लोग का तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करता है। तरंगदैर्घ्य तो केवल तरंगदैर्घ्य आप लोग का लाल का सबसे अधिक होगा। बाकी आपसे झुकाव का बात करें, विचलन का बात करें, या फिर आपका किसी भी चीज़ का बात करता है, तो हर चीज़ में आप लोग का थी तरंगदैर्घ्य में और आप लोग का झुकाव में, इन दोनों में लाल रंग का सब सही होगा आंसर। बाकी किसी भी चीज़ का बात करता है तो नीला रंग का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। फिर है कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो यानी कि जनित्र, तो जनित्र से आप लोग को मालूम होगा कि हमारा घर का बिजली उपयोग होता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ओम ने हम लोग को एक नियम दिया था V बराबर IR, यह ही आप लोग का प्रतिरोध का संबंध बताया गया था इस सूत्र से, इस सिद्धांत से, और इसी से आप लोग का प्रतिरोध का सूत्र निकाला जाता है। ये जो I है आपको इसको बट्टा में भेज दिया जाएगा, तो V बट्टा I हो जाएगा, R बराबर V बट्टा I। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि विद्युत चुंबक उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा, माफ करिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा कि आपके घरों में जनरेटर उपयोग किया जाता है, बिजली जब चल जाती है तब, तो जनरेटर यानी जनरेटर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 86वां नंबर प्रश्न की ओर कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसका होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा के बारे में बात करें तो यह क्या है, यह यूनिट माप है। यह यूनिट माप है किसी भी बिजली का किलोवाट घंटा में निरूपित किया जाना, यानी कि यह व्यापारिक मात्रक है इसका, जो कि यूनिट भी इसको हम लोग कहते हैं। तो यह कितना होता है, तो 3.8 × 10⁻6 जूल होता है। अगला है आप लोग का कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फिर है चालक का प्रतिरोध किन बात पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग था। तो देखिए चालक के प्रतिरोध के बारे में हम लोग आपको बात करें तो देखिए यह हो गया प्रतिरोध हो गया, मतलब प्रतिरोध मतलब जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो। तो पहला तो इसमें चालक का लंबाई, यदि हम लोग किसी भी तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें बिजली थोड़ा रुकेगा, थोड़ा बढ़ेगा, उसमें कमी बेसी तो जरूर आएगा। ठीक, तो इस चीज़ पे निर्भर करता है, इसका सही होगा। फिर दूसरा है कि चाल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी कि चाल के मोटाई पे, यानी कि हम लोग एक तार है इतना मोटा, ठीक,
और एक ठे तार इससे बहुत मोटा हो गया, जैसे कि एक ठे तार इतना मोटा हो गया, तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि यह जो मोटा वाला जो तार है इसमें विद्युत आराम से प्रवाहित होगा, मतलब आराम से इसमें विद्युत जाएगा, और पतला वाला में थोड़ा कम विद्युत जाएगा, तो इस पर भी निर्भर करता है। फिर हम बात करें आगे, अगला आप लोग का ऑप्शन दिया गया है कि चालक के तापमान पर, तो तापमान पे भी निर्भर करता है। यदि कोई चालक है, मतलब कोई तार है, उसमें हम लोग आग से गर्म कर देने लगें तो उसमें विद्युत थोड़ा रुक रुक के जाएगा, विद्युत रुकने लगेगा, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन चालक में प्रभावित विद्युत धारा इस चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं करता है। आप लोग का चालक के लंबाई पे डिपेंड करेगा, आप लोग का क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा, और तापमान पे भी करेगा, लेकिन आप लोग का प्रभावित विद्युत धारा पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर आप लोग का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक स्थिति से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ने लगता है। तो यह भी आप लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखता है, उसी अपवर्तन के कारण जिसके कारण तारे हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखते हैं। आपका 90 नंबर प्रश्न है कि किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए, इसके बारे में भी हमने कल बताया था कि यह हो गया आप लोग का क्षण हो गया, ठीक। ये जो क्षण होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से फैले रहते हैं आपस में, ठीक। यह चुंबकीय क्षेत्र आप लोग के होगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से यह हो गया आप लोग का नॉर्थ साइड यानी कि हो गया आप लोग का उत्तर साइड, और यह हो गया साउथ साइड यानी कि दक्षिण साइड। तो आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र इस भाग से जाते हैं, इससे होते हुए और फिर अंदर से होते हुए यह वापस जाते हैं, यानी कि जाएंगे यह नॉर्थ से साउथ जाते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से साउथ से नॉर्थ आते हैं, यानी कि दक्षिण से उत्तर आते हैं अंदर से। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इक्यावनवा कि दर्पण सूत्र क्या है। तो आप लोग को मालूम होगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। यही बात करता है लेंस सूत्र, तो होता है 1/v - 1/u = 1/f। केवल माइनस और प्लस का अंतर दोनों में होता है, लेंस में माइनस होगा और आप लोग का दर्पण में प्लस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। अगला है कि किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। नेत्र में किसी भी चीज़ का दृष्टि देखने का स्थायित्व कितना होता है, कहने से तात्पर्य है कि आपका कोई भी नेत्र के सामने वस्तु रखा हुआ रहेगा तो वह उसको हटाने के बाद, उस वस्तु को आपके नेत्र के सामने से हटा लेने के बाद कितना देर तक उसका प्रतिबिंब आपके नेटिना पे बना रहता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का 1/16 सेकंड तक वह जो प्रतिबिंब है वह आपके नेत्र पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया था आप लोग को कि उदासीन तार का रंग आप लोग का काला होता है। यही आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि गर्म तार का रंग क्या होगा। तो गर्म तार का रंग लाल होगा। और आपसे भूमि संपर्क तार पूछ लेगा, यानी कि अर्थिंग के बारे में पूछ लेगा, तो अर्थिंग आप लोग का हरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आप लोग का उदासीन, तो हो जाएगा काला। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 94वां नंबर प्रश्न है आप लोग का। अगला प्रश्न आप लोग का 24वां नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वाट से मेन में जोड़ा जाता है तो विद्युत में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है। मतलब यहाँ पूछ रहा है आप लोग का आई का मान। तो आप लोग का आई बराबर हो जाएगा V/W, यानी कि V का मान है 250 बटे 100 का मान है आप लोग का W का मान है 100, तो यह कट जाएगा आप लोग का, निकल के आएगा 2.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, लेंस कोई भी हो, जैसे में हम लोग उत्तर लेंस की बात करते हैं, यह हो गया उत्तर लेंस, इसका मुख्य अक्ष बीच से जाता है एक ठे। इस लेंस में भी आप लोग का एक ठे फोकस यहाँ होगा F1 और एक ठे फोकस होगा F2 यहाँ पे। तो इसमें भी 2 फोकस होगा। और बात करते हैं हम अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें भी F1 यहाँ पे होता है और इसमें भी F2 यहाँ पे होता है, यानी कि इसमें भी फोकस का संख्या 2 ठे होगा। तो लेंस कोई भी हो, आप लोग का मुख्य फोकस की संख्या 2 होंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर है
तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए तापमान बढ़ेगा तो हमारा कोई भी तार होगा उसमें तापमान बढ़ाइएगा, आप उसका हीट दीजिएगा तो उसमें जितना भी प्रवाहित विद्युत धारा है वह थोड़ा रुक रुक के विद्युत पार होगा, यानी उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 97वां है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो किसके के कारण होती है, तो फ्यूज का तार के कारण तो नहीं होती, यह तो सभी घर के सभी उपकरणों को बचाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। उच्च धारा प्रवाह इससे भी नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट से होता है। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा घर का सारा विद्युत चल जाता है और कुछ ना कुछ हादसा हो पाता है, मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आप लोग का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। यहाँ पे R का मान आप लोग से पूछे जा रहा है, तो यानी कि V अपॉन आई हो जाएगा। V का मान कितना है 200 है और I का मान कितना है 2 है, तो यह चल जाएगा आप लोग का 100 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग का 98वां नंबर का हो जाएगा 110 बार में, ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रा आप लोग को मालूम होगा 1 डाईऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रा, यानी कि 1D। ठीक, 1D बराबर होता है आप लोग का 1/f मीटर और 100/f सेंटीमीटर। यह आप लोग को याद रखना होगा, 1D का फॉर्मूला होता है 1/f। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 100वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से बल्ब का तंतु बना होता है, तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। यहाँ पे 100 ही प्रश्न हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे कुल 110 प्रश्न हैं, तो चलिए 10 ही प्रश्न हैं, देख लेते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत मतलब कि जीव के जो भी अंश होते हैं उससे कौन सा ऊर्जा निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोगों को पेट्रोलियम मालूम होगा, पेट्रोलियम जीव जब दब जाते हैं ज़मीन के अंदर तब उससे लिक्विड फॉर्म में समुद्र में से पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और वही भूमि से प्राप्त होता है उसको हम लोग कोयला कहते हैं। और बायोगैस तो आप लोग को मालूम होगा कि गोबर, गाय का गोबर, इस सब को सड़ा करके प्राप्त किया जाता है, यानी यह तीनों हो जाएंगे आप लोग का जीव द्रव्यमान के। लेकिन यह जो नाभिकीय संलयन है यह आप लोग का जीव द्रव्यमान का नहीं होगा, यह रासायनिक विधि से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग का कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कहेगा तो धारा एमीटर मापता है, लेकिन विभवांतर कहेगा तो विभवांतर आप लोग का वोल्ट मीटर मापता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अनविकिरणीय ऊर्जा क्या है। अनविकिरणीय ऊर्जा क्या है, मतलब वैसी ऊर्जा जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें महासागरीय ऊर्जा को भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं पुनः प्राप्त करने के अनवीकरणीय यानी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय मतलब पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महासागरीय को तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और पवन को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार जल जाता है तो उसको हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह राख बन जाता है। अगला है विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट होता है। फिर आप लोग का कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। मतलब कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है, यानी कि दूरदृष्टि होगा, दूरदृष्टि दोष। जहाँ का वस्तु देख पाता है वह दृष्टि दोष होता है, जैसे कि दूर का कोई वस्तु देख पाता है कोई भी व्यक्ति तो उसको दूरदृष्टि दोष है, यदि पास का देख पाता है तो उसे पास दृष्टि दोष है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। फिर अगला 108वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो हमने स्टार्टिंग में बतलाया था कि अवतल दर्पण का आप लोग का धनात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है।
109वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और हमारा दाढ़ी बढ़िया से दिख पाता है। इसकी जगह पे आप लोग का हजामत भी पूछ लिया जाता है। हजामत बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दाढ़ी हजामत एक ही बात है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से कुल 110 प्रश्न देख लिए। मैंने आज हम लोग 60 थे प्रश्न देख लिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह 60 में से आपका कितना सही हुआ। और इसी के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था इसमें फिजिक्स सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नीचे आप लोग देखिएगा तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी 117 के लगभग क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री भी हम जल्द आने वाले यदि आप कमेंट करिएगा तब। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे, वरना जिस विषय का आप लोग कमेंट करिएगा हम उस विषय पे लाएंगे। वरना हम सोच रहे हैं आपके लिए सब्जेक्टिव का भी लाएं, जैसे कि सिद्ध करना F = R/2, वरना दर्पण सूत्र सिद्ध करना 1/V = 1/U = 1/F, या फिर आपको श्रेणी क्रम का सूत्र सिद्ध करना, पार्श्व क्रम का सूत्र सिद्ध करना। यह सब आप लोग का 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक पे आप लोग चाहिए वीडियो कि इस ऑब्जेक्टिव ही सेशन चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव सेशन कंटिन्यू करना होगा तो हमें कमेंट करिएगा, या फिर सब्जेक्टिव करना होगा तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। जो करिएगा उस चीज़ पे हम लोग वीडियो ला देंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। हमने अपना 100% दिया। आपको कमेंट करके बतलाना है कि इस 110 प्रश्न, यानी आज कल के भी आप लोग के थे 50 प्रश्न और प्लस में आज के 60 प्रश्न, यानी कि 110 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह देखिएगा, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इसी टॉपिक का पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। अपने दोस्तों पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा यदि आपको यह पसंद आता है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बिहार बोर्ड से जुड़े अपडेट हम लोग लेकर के आएँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।